एंड वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट स्टडी कर रहे थे और हमने इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट की हुई थी, पढ़ी हुई थी बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैट तक। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड एज गॉस लॉ, या आप इसे गॉस थ्योरम भी कह सकते हैं। अभी आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये थ्योरम, ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इलेक्ट्रोस्टैट में। अब है क्या ये समझिएगा। देखो, अगर तुम्हें याद होगा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाले थे, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक, हमने क्या किया था, हमने कहा था कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम यूज़ करते थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। याद है कि नहीं? वी यूज़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। मैं तुम्हें थोड़ी हल्की सी बातें याद दिला दूं पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा ये ला। हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ करते थे। ठीक, देखो, मान के चलो अगर मेरे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं यूज़ करता था E इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर वट एवर। ठीक है, फिर टोटल फील्ड निकालने के लिए मैं इसी की इंटीग्रेशन किया करता था। ठीक है ना, ये था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से अगर मुझे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था तो उसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इट वाज 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर मुझे निकालना था वॉल्यूम चार्ज की वजह से तो इट वाज 1/4 एप्सिलॉन नॉट रूह डी वी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, है ना? ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, याद होगा तुम्हें। ठीक है, दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, एंड दिस इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और चीज़ भी समझी थी कि भाई अगर हमारे पास कोई सिंगल चार्ज होगा और उसकी वजह से हमें देखना होगा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और हमने कहा था कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो हम सीधा क्या कर देंगे, सुपरपोजिशन रूल को फॉलो अप करेंगे। ठीक, बट ये बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो, दिस इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन। इन सब में अगर तुम देखोगे ना, इन सब में आप देखो ये इंटीग्रल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, दीज इन्वॉल्व इंटीग्रल्स, ये वाले इंटीग्रल्स। कभी हमें लाइन इंटीग्रल, कभी हमें सरफेस और कभी हमें वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, एंड समटाइम्स दे बिकम टू टाइडियस, कभी ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं सॉल्व करना। जैसे मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक रॉड के लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था। एक रिंग के केस में इट बिकम्स डिफिकल्ट। इसी तरह से सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे डिस्क में मैंने तो बता दिया था तुम्हें सरफेस एलिमेंट, व्हाट वाज द सरफेस एलिमेंट इन द डिस्क। चलो याद करो, याद करो, एरिया एलिमेंट डी ए। सर इट वाज 2πr डी आर, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से अगर तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था सिफियर में व्हाट इज द वॉल्यूम एलिमेंट इन द सिफियर, डी वी, दैट इज सर 4πr² डी आर। ठीक है, बट अगर तुम यही चीज़ें सॉल्व करोगे ना फॉर सिलेंडर, फॉर कून, फॉर सॉलिड सिफियर्स, ठीक, तो इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। ठीक, तो इसका अल्टरनेटिव हमारे पास है गॉस थ्योरम। ठीक, मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर तुमने अभी तक मान लो तुमने इलेक्ट्रोस्टैट में कोई चीज़ नहीं सीखी है, तुम्हें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपरली नहीं निकालना आता है, ठीक, एंड यू स्टडी गॉस थ्योरम, अगर आप गॉस थ्योरम को अच्छे से पढ़ लेते हो बेटा, इट इज़ क्वाइट एनफ टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द थिंग्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं। मतलब हमने जो मेहनत अभी तक की हुई है ना, जितनी भी मेहनत हमने की हुई है, उस मेहनत का शॉर्टकट हम लोग बताने वाले हैं। हम ये समराइज़ करने वाले हैं कि जैसे हमने अभी तक बहुत सारे पापड़ बेले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, वो हम एक सिंपल सी चीज़ से कर सकते थे। ठीक है, गॉस थ्योरम, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के जो है प्रेजेंट की थी इन्होंने। ठीक, अब देखो ये क्या कहता है, दिस थ्योरम इज रिलेटेड टू फ्लक्स। इसको समझना, मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज है यहाँ पे Q, तुम समझ लेना आराम से, चार्ज है Q, और हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक, पी पे, जो क्या है किसी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा लॉ है, सिंपल सी कहानी है कि भाई इस पॉइंट पी पे एक सरफेस ड्रॉ करो। ठीक, कोई भी रैंडम सरफेस,
जो इस चार्ज क्यू को पूरी तरह से ढक ले। ये बनाई मैंने सरफेस, ठीक है। अब ये जो सरफेस मैंने बनाई हुई है ना, ये बेसिकली एक स्फीयर है। और जब मैंने ये स्फीयर बनाया तो अंदर का जो चार्ज क्यू है ना, ये एनक्लोज हो गया। अब ये बाहर से देखने पे नहीं दिखेगा। तुम्हें बात समझ आ रही है? एक चार्ज क्यू रखा हुआ है स्पेस में, हवा में। मैंने तुमसे कहा बेटा किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तुमने कहा सर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। मैंने कहा वहाँ एक स्फीयर बना दो, वहाँ एक सरफेस बना दो, कोई भी सरफेस, कोन, स्फीयर, जो तुम्हें अच्छा लगे। बट मेरे को ना चार्ज बाहर से नहीं दिखना चाहिए, है ना। इसे ढांप दो पूरी तरह से। तुम्हें बात समझ आ रही है? इसे ढांप दो। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, एक छोटी सी बॉल है, एक टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब मैंने किसी से कहा कि बेटा ना इसको ढांप दो, तो उसने क्या किया, एक बाउल लाई, ओपैक बाउल, और उसके ऊपर रख दी। क्या अब वो बॉल विजिबल होगी बाहर से? नहीं सर, विजिबल कैसे होगी, उस पर तो बाउल आ गई है। अब वो विजिबल नहीं होगी, ठीक है, ओके। या किसी ने काम किया, उस बॉल के ऊपर एक छोटा एक गिलास रख दिया बड़ा सा, ठीक है। अब तुम सोचो वो बाहर से नहीं दिखेगी। बिल्कुल वैसे तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। इस सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। इस लॉ को ध्यान से समझना। तो क्या कहा इस लॉ ने? इस लॉ ने कहा कि सर सबसे पहले एक काम करो, जो चार्ज जो है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पर एक सरफेस बनाओ अपनी मर्जी के मुताबिक, बट शर्त यह है कि वो सरफेस उस चार्ज को एनक्लोज करना चाहिए। ठीक। अब समझना गॉस थ्योरम की ब्यूटी। ये कहते हैं कि जो फ्लक्स इस सरफेस पे बनेगा, जो फ्लक्स इस सरफेस के अंदर होगा, ठीक, वो फ्लक्स कैसे निकालते हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। इस सरफेस में जो फ्लक्स होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वलेंट, वो हमेशा बराबर होगा क्यू एनक्लोज्ड, जितना भी चार्ज इसके अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो हमेशा बराबर होगा क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस थ्योरम। इसको समझिएगा, मैं तुम्हें बताता हूँ ये लॉजिक क्या है। ठीक समझो, देखो, अगर मान लो एक चार्ज पड़ा हुआ है एक टेबल के ऊपर, एक टेबल है उस पर चार्ज पड़ा हुआ है। मैंने तुमसे कहा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड निकालना है। अब एक बंदे ने क्या किया, स्फीयर ड्रॉ किया पूरा। अब मैं उससे कह रहा हूँ बेटा जो तुमने ये स्फीयर ड्रॉ किया ना, इसने पूरा चार्ज एनक्लोज कर दिया। ठीक, बिल्कुल सर कर दिया। तो इस स्फीयर में जो फ्लक्स बनेगा, इस स्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा, वो होगा बराबर जो भी चार्ज इनसाइड में है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अच्छा, मान लो सर उसी चार्ज के अराउंड में किसी ने स्फीयर नहीं बल्कि मान लीजिए उसने सिलेंडर बना दिया, ठीक। तो बेटा उससे मैं भी यही कहूंगा कि बेटा जितना भी फ्लक्स इस सिलेंडर में होगा दैट विल बी इक्वलेंट टू जो भी चार्ज अंदर पड़ा हुआ है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब सर मान लो किसी ने कून ड्रॉ किया, तो उसमें भी कून में भी यही फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब सर अजीब सी बात है सर, आपने जो सरफेस यूज किया चार्ज को एनक्लोज करने के लिए, तो उन सब में फ्लक्स यही होगा। बिल्कुल बेटा, ठीक। तो क्या कहता है गॉस थ्योरम, जरा मुझे बताओ। ये कहता है फ्लक्स, समझना स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस enclosing a charge, enclosing a charge is always equivalent to, is always equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed, charge enclosed in surface। सरफेस में जो भी चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, उस सरफेस में इतना ही फ्लक्स बनेगा। ओके सर, जैसे देखो सर यहाँ एक चार्ज है, मान लो सर किसी ने क्या किया ना, स्फीयर ड्रॉ किया, ओके। अब सर यही चार्ज जो है ना क्यू यहाँ पे है, और मान लीजिए सर किसी पर्सन ने ना इसको एनक्लोज करने के लिए एक सिलेंडर ड्रॉ किया ऐसे करके, ठीक। अब ये बाहर से नहीं दिख रहा है, ठीक। और सर समझ लो, मान लो यही चार्ज क्यों है, और किसी पर्सन ने ना इसको एनक्लोज करने के लिए कून ड्रॉ किया, सॉलिड कून, हॉलो कून, जो भी है, ठीक, ऐसे करके। और मान लो सर यही चार्ज है क्यों, और किसी ने ना इसको एनक्लोज करने के लिए क्या किया, एक क्यूब ड्रॉ किया ऐसे करके, ठीक है, या क्यूबाइड ड्रॉ किया, वट, ठीक। या सर मान लो कि मेरे पास एक चार्ज क्यों यही है, और किसी ने ना एक रैंडम सी सरफेस ड्रॉ की ऐसे करके, ठीक है, एक सरफेस ड्रॉ की। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा मैं कहना चाहता हूँ चाहे ये स्फीयर हो, इसमें जो फ्लक्स बनेगा दैट इज इक्वल टू जो भी चार्ज अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
इस केस में भी इस सिलेंडर में जो फ्लक्स बनेगा दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस फेस में कून में जो फ्लक्स बनेगा दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस क्यूब में जो फ्लक्स बनेगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। या इस सरफेस में कोई भी किस्म की सरफेस क्यों ना हो, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी विरछी, इसमें भी बनेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वाह सर, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है सर। बिल्कुल है यूनिवर्सल। तो मतलब हम कहते हैं फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस में फ्लक्स दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, कितना चार्ज इनसाइड में है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स को तो हम सर ऐसे लिखते हैं ना, ई डॉट डी ए। बिल्कुल बेटा, इसको लिखते हैं ई डॉट डी ए फाई, तो वही आ जाएगा सर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओ हो, दिस इज द, ये है सर आपका गॉस थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम। बिल्कुल सर, हमें बात समझ आई है। ठीक, तो ये जो सरफेसेस हैं ये क्या है, ये गॉसियन सरफेसेस हैं। क्या ये सरफेसेस सच में है? नहीं नहीं सर, ये तो इमेजिनरी हैं, ये तो हमने बनाई हैं। हम ऐसे इमेजिन करेंगे, मान लीजिए हमें कहीं पे चार्ज चार्ज की वजह से फील्ड निकालना है, हम क्या करेंगे सर, बाहर एक सरफेस ड्रॉ करेंगे उसी पॉइंट पर जो उस चार्ज को पूरी तरह से एनक्लोज कर ले, और लिख देंगे उस फ्लक्स, उस सरफेस पे जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल। जैसे मैंने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन से तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ा दिमाग चलने लगेगा। ये चार्ज क्यों है, मान लो सर किसी ने क्या किया ना, किसी ने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की ऐसे करके। ठीक, अब ये जो स्फेरिकल सरफेस है ना, ये आर डिस्टेंस पर ड्रॉ की गई है यहाँ, और यहीं पे हमें सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे। ठीक है, तो सर इसमें कितना फ्लक्स बनेगा, ये स्फेयर है बेटा, इसमें जो फ्लक्स बनेगा बनेगा ई डॉट डी ए। ठीक है सर, और वो बनेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सर। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ना सर, देखिए किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए, ये है एरिया वेक्टर, और इधर ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है सर, थीटा जीरो है। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा ई डी ए कॉस जीरो दैट इज़ वन। तो सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल। तो ई बाहर, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया किसका है, एरिया है उस सरफेस का। तो सर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4πr², that is sir q by epsilon naught। E is equal to sir q divided by 4πr² epsilon naught। ओ हो, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, 1/4 epsilon naught q by r²। अरे हाँ सर, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज का किसी डिस्टेंस r पे। बिल्कुल सर, अब यकीन हो रहा है गॉस थ्योरम पे। मैं बात समझ आ रही है, अब यकीन हो रहा है हमें गॉस थ्योरम पे। ठीक, कैसे, क्योंकि सर हमने ना ये रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव करा हुआ है। ठीक, ओके 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 सर, समझ आ रहा है। ठीक है, चले आगे। ठीक, अब देखो यहाँ ना कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हमें जल्दी जल्दी याद रखनी है। गॉस थ्योरम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें क्विकली याद रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले शेप ऑफ, सबसे पहला दिमाग लगाओ, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस डज नॉट अफेक्ट द फ्लक्स। क्या हम इस बात पे क्लियर हैं? बिल्कुल सर, डज नॉट अफेक्ट फ्लक्स। सर इस पे तो हम श्योर हैं सर। देखो यहाँ हमने अलग अलग शेप की सरफेसेस बनाई, ठीक, लेकिन सर फ्लक्स तो फिर भी वही रहा। बिल्कुल, तो शेप से फ्लक्स पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखो मुझे यहाँ ना डी ए आया बीच में ना, यहाँ इसको सॉल्व करते वक्त डी ए मतलब एरिया वेक्टर। अब मैंने जो सरफेस बनाई थी वो स्फीयर था, उसका एरिया मुझे पता था 4πr²। ठीक, तो लोग हमेशा वही सरफेस चूज करते हैं जिसका एरिया वगैरह उनको पता हो। ठीक है ना, वरना मान के चलो इस बंदे ने जो सरफेस सिलेक्ट की है ये रैंडम वाली, इसको तो एरिया निकालना पड़ेगा ना इसका, मतलब इसे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी अलग से सेपरेटली जस्ट टू कैलकुलेट इट इज एरिया। तो लोग क्या करते हैं, कॉमन सरफेसेस यूज़ करते हैं जिनका एरिया अपने को ऑलरेडी पता होता है। जैसे स्फीयर यूज़ कर लिया, सिलेंडर यूज़ कर लिया। ठीक है, उनका एरिया हम लोग ऑलरेडी जानते होते हैं कि हाँ सर ये है एरिया, क्योंकि हमें बाद में गॉस थ्योरम में तो चाहिए ना एरिया। तो हम वो सरफेस बनाएंगे जिनमें एरिया हो। ठीक है, दूसरी बात याद रखना कि गॉस लॉ जो है ना इज वैलिड फॉर ऑल द फील्ड्स, for all the fields obeying inverse square relation, obeying inverse square relation। इसको समझते हैं। देखो
हम ये क्या हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर? बिल्कुल सर जानते हैं। तो बेटा यहाँ गॉस थ्योरम लगेगा। जो भी फील्ड्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो उनमें गॉस थ्योरम वैलिड है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड तुम आगे पढ़ोगे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ भी वैलिड है, यहाँ भी वैलिड है, ठीक। बट देयर आर सर्टन फील्ड्स, जैसे हम न्यूक्लियस के अंदर जैसे एटम पढ़ोगे ना, तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ फील्ड होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं होता, तो उस केस में हम गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो गॉस थ्योरम हम हर उस जगह लगा सकते हैं जिस जगह पर फील्ड ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और अपने को पूरी 12th की फिजिक्स में, पूरी नीट में सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो है। बिल्कुल सर, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सर वहाँ पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। बट यूजुअली ना जेई नीट में नहीं पढ़ाते इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ग्रेविटेशनल फ्लक्स, बट जेई के एडवांस वाले टॉपिक्स में पढ़ा सकते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। जैसे समझो, अगर हम ऐसा करें तो इस तरह से समझो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक सरफेस है, ऐसे करके, ये कोई गॉसियन सरफेस है, समझ लेना। यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3, है ना, और डैश 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 यहाँ चार्ज है Qn, बहुत सारे चार्ज हैं। ये इनसाइड है। इस तरह से बाहर में भी बहुत सारे चार्जेस हैं, ये कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, कैपिटल Q3, डैश 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 Qn। ये चार्ज जो है ना, ये आउटसाइड है ना, और ये वाले चार्जेस जो हैं ये एनक्लोज्ड हैं, इनसाइड है। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P पे। अब तुम जानते हो मैं क्या करूँगा, मैं अप्लाई करूँगा गॉस थ्योरम, दैट इज इंटीग्रल E डॉट डी ए। बिल्कुल सर, वो आ जाएगा सर बराबर एनक्लोज्ड चार्जेस। कौन कौन सा चार्ज स्फीयर के अंदर है? Q1 Q2, छोटा Q1 Q2, डैश अप टू Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मुझे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा, है ना। बट समझो, फ्लक्स जब मैंने निकाला, फ्लक्स में मैं कौन से चार्जेस लिए? फ्लक्स के अंदर मैंने सिर्फ चार्जेस लिए, चार्जेस एनक्लोज्ड इन सरफेस। सर जब हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया है ना, तो सिर्फ हमने वही चार्जेस लिए जो कहाँ पे हैं, जो सरफेस के अंदर हैं, बिल्कुल। और बाहर वाले चार्ज हमने नहीं लिए। लेकिन मैजिक पता है गॉस लॉ का क्या है? जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे ना, इसमें आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। दिस इज मैजिकल। मतलब इस पॉइंट पी पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, वो सिर्फ इनकी वजह से नहीं आएगा हमें, वो आएगा इनकी वजह से भी। हालांकि दिमाग लगा, हमने बाहर वाले चार्जेस नहीं लिए हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त हमने बाहर के चार्जेस नहीं कंसिडर किए हैं, लेकिन इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट विल बी ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस। देख बेटा, नीट ऑलरेडी इस पे एक असर्शन रीजन में एक सवाल पूछ चुका है, ठीक है। तो दिमाग लगाने वाली बात क्या है, ये सर पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बेसिकली इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों चार्जेस की वजह से होगा, ठीक। और अगर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप तो सिर्फ फ्लक्स लेंगे एनक्लोज्ड चार्जेस की वजह से जो अंदर हैं, लेकिन सर फील्ड सब की वजह से निकलेगा, फील्ड विल भी सब की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमें पता चलेगा, ठीक। अब तुम इसे कैसे समझना चाहते हो? यू कैन सिंपली से सर दिस इज अनबिलीवेबल एंड सर इट इज़ द मैजिक ऑफ गॉस लॉ। बिल्कुल ये गॉस थ्योरम का मैजिक है, ये गॉस लॉ का मैजिक ही है, इसको ऐसे समझो, इट्स अ मैजिक ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। इट विल इंक्लूड ऑल द फ्लक्सेस, ऑल द फील्ड्स। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो, ये चार्ज जो इनसाइड है ना, ये तो फ्लक्स जनरेट करेंगे, ये बाहर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, है ना, वो तो हम जानते हैं कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन जो चार्ज आउटसाइड है, क्या वो फ्लक्स बनाएंगे? मान लो ये चार्ज आउटसाइड Q1, इसकी वजह से एक फील्ड लाइन ऐसे गई, ऐसे ट्रैवल करते हुए दूसरे साइड से निकली, है ना। अब देखो इस Q1 की वजह से जितना फ्लक्स एंटर करा उतना फ्लक्स लीव भी करा, तो नेट फ्लक्स कितना बनाया इसने इस सरफेस के लिए? 0। इस Q3 को देखो, फील्ड लाइन यहाँ से आई, ऐसे गई और इधर बाहर निकली, तो Q3 ने जो चार्ज आउटसाइड है उसने कितना नेट फ्लक्स बनाया सरफेस पे? 0, ठीक है ना। यहाँ पर बशर्ते कि हम लोग ले नहीं रहे हैं यहाँ पर Q1 Q2 बाहर वाले चार्जेस का फ्लक्स, क्योंकि वो 0 है। बट गॉस थ्योरम ऑटोमेटिकली उन सबको इंक्लूड
करता है, लेकिन हम याद रखेंगे कि गॉस थ्योरम में हम जब फ्लक्स कैलकुलेट करें हमें सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस लेने हैं, लेकिन फील्ड हमें सब की वजह से आएगा। क्या ये बात क्लियर है? एकदम सर 100% क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई शक दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, ओके आगे बढ़े भाई। ठीक है सर। बेटा अब हम यहाँ ना कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब गॉस थ्योरम पढ़ लिया है तो प्रैक्टिस तो बनता है ना, क्वेश्चंस आर नेसेसरी। सी आई एम अगेन सेइंग क्वेश्चंस आर नेसेसरी। ठीक है, ओके फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सिफियर। सिंपल सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि आपको इस सिफियर में बताना है कितना फ्लक्स बनेगा। ठीक, देखो इस सिफियर के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कौन कौन सा है, पहले तो मुझे ये बोलो एनक्लोज्ड चार्ज कौन सा, Q1। ठीक है, तो सर फ्लक्स बनेगा सिंपली इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये चार्ज सर ये चार्ज आउटसाइड है, तो सर ये नो कंट्रीब्यूशन टू फ्लक्स, सर ये कोई भी कंट्रीब्यूशन फ्लक्स के लिए नहीं देगा। ठीक, लेकिन मुझे बताओ क्या ये अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे क्या सिर्फ वो Q1 की वजह से आएगा? नहीं, वो आएगा बोथ Q1 एंड Q2 दोनों की वजह से वो फ्लक्स बनेगा। अरे बात समझ आ रही है? ठीक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से आएगा, Q1 और Q2 की वजह से भी आएगा। क्रिस्टल क्लियर? ओके, चलें जिस सीक्वेंस में मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आप क्वेश्चंस करते रहना। ठीक, ओके अब देखो यहाँ देखो इसमें भी हमें फ्लक्स बताना है, वैसे भी ये क्वेश्चन तो भी हमने करा हुआ है। फ्लक्स इज सिंपली इक्वल टू जो चार्जेस एनक्लोज्ड है Q1 Q2 Q3 डैश डैश अप टू Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स इज सिंपली इक्वल टू समेशन ऑफ Qi अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जो चार्जेस इनसाइड है सिर्फ उन्हीं का फ्लक्स, आउटसाइड वाले चार्जेस, आउटसाइड वाले चार्जेस बाहर में गए उनका फ्लक्स थोड़ी लेंगे। आउटसाइड वाले चार्जेस नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूशन कितना देते हैं? ज़ीरो। क्यों देते हैं ज़ीरो? क्योंकि सर वो फ्लक्स एंटर भी करवाते हैं लीव भी करवाते हैं, नेट फ्लक्स तो सरफेस में ज़ीरो ही बनता है। ठीक है, ओके इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल सर ट्रू है। सर यहाँ पे बताया गया है शेप किसी भी तरह की क्यों ना हो फ्लक्स सब में सेम है। सर दिस स्टेटमेंट इज़ 101% ट्रू। हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम को शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, ओके अब आते हैं इस वाले सवाल पे। इस क्वेश्चन को ना 1 मिनट खुद से पढ़ो। ये कह रहा है S1 एंड S2 आर टू हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स एनक्लोजिंग ए चार्ज Q एंड 2Q। अब देखो ये S1 और S2 दो स्फीयर्स हैं, ये S1 ये S2 है ना। अब इसमें ना चार्ज रखा गया है Q और 2Q, हमें बताना है फ्लक्स इन S1 S2। S1 और S2 में कितना फ्लक्स होगा। ठीक, दूसरा हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा S1 में से अगर हम वहाँ एक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, ओके एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो कितना होगा। देखो ये दूसरा वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। ठीक, अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन पहला वाला पार्ट तो कर ही सकते हैं, दूसरा वाला पार्ट हम बाद में डिटेल लेंगे, अभी नहीं, अभी वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे बताओ थ्रू S1 बताओ मुझे कितना बनेगा थ्रू S1। सर फ्लक्स थ्रू S1 इज सिंपली, S1 के अंदर कितना चार्ज है सर ज़रा देख तो लो, ये है सर S1, S1 में सर चार्ज है Q। ठीक है बेटा, तो इसमें आएगा फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक सर, ओके गॉट इट। थ्रू S2, S2 में कितना फ्लक्स बनेगा सर? S2 सरफेस कहाँ है, देखो मैं दिखाता हूँ S2 कहाँ है। S2 सरफेस ये वाली है, इसमें जो फ्लक्स सर बनेगा देख लो वो फ्लक्स होगा सर उसमें S2 में तो ये 2Q भी आया और ये Q भी आया। अरे S1 खुद S2 के अंदर है। ठीक, तो कितना आया चार्ज Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सर दैट इज़ 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो अगर रेशो निकालें S1 और S2 का, दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 3Q, तो ये आएगा 1/3। तो 1:3 सेकंड सरफेस में से फ्लक्स ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा चार्ज एनक्लोज हो रहा है। ठीक है ना, ओके अब देखो ये वाला सवाल, इसको कॉपी करा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, फ्लक्स थ्रू द शीट ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट द A/2 फ्रॉम द शीट। एक शीट है, इस शीट के ऊपर एक चार्ज रखा गया है A/2 डिस्टेंस पे, हमें बताना है इसमें फ्लक्स कितना बनेगा। ठीक है, तो हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन सर रुको ज़रा, सर गॉस थ्योरम कहाँ से लगाओगे, यहाँ तो पंगा हो गया। अरे क्या पंगा हो गया भाई, कुछ तो बताओ।
सर ये चार्ज थोड़ी एनक्लोज्ड है, ये तो ओपन है, खुला घूम रहा है ये चार्ज तो। अच्छा हाँ, तो क्या करें, इसको एनक्लोज करें। बिल्कुल सर, ओपन चार्ज पे थोड़ी गाउस थ्योरम लगाएंगे, क्लोज कर दो सर पहले। ठीक है बेटा, क्लोज करते हैं। चलो भाई क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, ये है ना अपना चार्ज, इसे क्लोज करो। क्लोज करने के लिए क्या करो, सरफेस बनाओ। कैसे सर, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, तो सर देखो एक अच्छा सा ना सर, देख लो एक ऐसे करके क्यूब बन गया सर। ठीक है ना, हमने इसे एनक्लोज किया एक क्यूब के थ्रू। ठीक, बिल्कुल सर, हमने इसे एनक्लोज कर दिया एक क्यूब में। ठीक है, यानी हमने क्या किया, ऐसे ही साइड्स बनाए ना इसी के। अरे भाई ये जो शीट नीचे रखा हुआ है ना, इसके ऊपर एक और शीट रख दो, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड से एक, राइट साइड से एक, फ्रंट साइड से एक, बैक साइड से एक, तो क्यूब बन जाएगा ना पूरा, हो गया ये चार्ज एनक्लोज। तो इस टाइम पे हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो क्या है, एक क्यूब। गॉसियन सरफेस अपना क्यूब है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्यूब में कितना फ्लक्स सर, उसमें चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यूब के कितने साइड्स, 6 साइड्स। ठीक, तो सर अगर 6 साइड्स हैं क्यूब के, तो एक एक साइड में कितना होगा फ्लक्स, सिंगल साइड में 6 साइड्स में क्यूब एप्सिलॉन नॉट, एक साइड में सर क्यूब एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा सर क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस शीट में से फ्लक्स बनेगा क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई बात, ये क्वेश्चन नीट ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी क्यूब वाले सवाल और भी करेंगे, चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। मुझे ज़रा इसमें बताओ, एक चार्ज को रखा गया है क्यूब के कॉर्नर पे। अब तुम मुझे बताओ इसमें कितना फ्लक्स बनेगा, व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द वन साइड ऑफ द क्यूब। अच्छा, थ्रू द क्यूब बताओ और थ्रू द वन साइड। थ्रू द क्यूब और दूसरा पार्ट लेते हैं वन साइड। एक साइड में कितना फ्लक्स बनेगा और पूरे क्यूब में कितना फ्लक्स बनेगा। ठीक, क्या ये ओपन है, दिख रहा है ना, बाहर से दिखेगा, तो इसे हम एनक्लोज करेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है, पॉज लो और क्वेश्चन को करो। करा क्या, अरे इसको एनक्लोज कर दो चारों साइड से ना, सारे साइड से एनक्लोज कर दो। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे, है ना। एक इमेज लेके आते हैं, बेसिकली अपने पास होगी एक इमेज प्यारी सी। ओके, ओके, लेके आते हैं इसको। हाँ देखो, ये दो इमेजेस हैं, इनसे क्लियर कट समझ आएगा कैसे। देखो इस इमेज को ज़रा गौर से देखो, तो देखो ये चार्ज पार्टिकल कॉर्नर पे। अब देखो, अरे सॉरी नहीं, एज पे है, सॉरी सॉरी, कॉर्नर वाला तो ये रहा। ठीक है, कॉर्नर वाला पार्टिकल ऐसे देखो, क्या दिख रहा है, कितने फेसेस चाहिए होंगे हमें, कितने क्यूब्स हमें चाहिए होंगे इसको एनक्लोज करने के लिए। देखो सर, ये रहा सर कॉर्नर का पार्टिकल। इसको सर पूरी तरह से क्लोज करने के लिए आपको ये वाला एक, मैं नंबर दे देता हूँ, ये एक, ये दो क्यूब्स, ये तीन क्यूब्स, ये चार क्यूब्स, ये सर पांचवा, ये सर छठा, ये सर सातवां, और ये सर आठवां। 8 क्यूब सर हमें चाहिए होंगे इसको एनक्लोज करने के लिए। ठीक है, एक सेकंड, एक और इमेज थी शायद, अगर वो हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, इसमें थोड़ा बहुत मसला है, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, बस थोड़ा सा वेट करें आप। हाँ, ये आप सॉलिड्स में भी पढ़ते हो, ये कंसेप्ट बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, सॉलिड्स में भी आप पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, ओके, इसको यहाँ रख देते हैं। अब ये वाला हम एक्सप्लेन कर देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, ये देखो, ये देखो भाई, देखो ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है, इसको एनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ रही है, 1 2 3 4, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये आठवां। ठीक है, 8 क्यूब्स की ज़रूरत पड़ रही है हमें इसे एनक्लोज करने के लिए, ठीक, पूरी तरह से। सो व्हाट इज़ द फ्लक्स, ये क्यों है, हाँ, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स। 8 क्यूब्स में कितना फ्लक्स है सर, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज़ द फ्लक्स इन सिंगल क्यूब, सिंगल क्यूब में कितना फ्लक्स है, सिंगल क्यूब में सर फ्लक्स है क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में 8, यानी सर सिंगल फेस में क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट।
हो सर, बिल्कुल समझ आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके ओके ओके, अरे सोच लो, बिल्कुल सर, पक्की बात, यस सर, कोई डाउट, देखो ऐसे ना, ठीक है। अच्छा, अब एक फेस वाला है ना, सिंगल फेस, सिंगल साइड में कितना होगा? ज़रा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ी कहानी समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें इस कॉर्नर वाले पार्टिकल के बारे में बोलूं, तो क्या ये फ्लक्स बनाएगा इस टॉप वाले फेस के साथ? कोई फील्ड लाइन होगी जो इस टॉप फेस को चीरती हुई निकलेगी? नहीं सर, टॉप फेस को टच करके लाइंस निकलेंगी, बीच में से क्रॉस नहीं करेंगे। याद है वो कॉपी वाला सवाल, कॉपी के कॉर्नर पे हमने चार्ज रखा, तो उस पे शीट पे, उस शीट में कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। तो सर आप देख लो, ये चार्ज जिस साइड पे रखा गया है ना, ठीक है, इस साइड पर तो कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, बिल्कुल। इस साइड पर भी सर कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, उस साइड पर भी कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। वो यार, शीट को रखोगे, चार्ज को रखोगे शीट के ऊपर, तो उस शीट के थ्रू वो थोड़ी फ्लक्स बनाएगा, है ना? तो ज़रा ये क्यों देखो, ये फ्लक्स कहाँ कहाँ जनरेट कर पा रहा है। इस साइड में तो फ्लक्स नहीं है ना, क्रिस्टल क्लियर है। उस साइड पे भी फ्लक्स नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है। इस साइड पे भी फ्लक्स नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है। इस साइड पे भी फ्लक्स नहीं है। कितने हो गए? 4। इन 4 में फ्लक्स नहीं है। इस साइड पे बिल्कुल नहीं है सर, 5। इस साइड पे बिल्कुल नहीं है सर, 6। इस साइड पे बिल्कुल नहीं है सर, 7। इस साइड पे बिल्कुल भी नहीं है सर, 8। तो 8 फेसेस में फ्लक्स नहीं है। अरे भाई, बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? एक मिनट मैं समझाता हूँ, सुनो। इस वाली डायग्राम को देखो सर, मुझे बताओ किस किस फेस में फ्लक्स नहीं बनेगा? सर इस वाले ऊपर फेस में फ्लक्स नहीं बनेगा, इस वाले ऊपर फेस में फ्लक्स, इस वाले फ्लक्स नहीं बनेगा, और पीछे वाला जो साइड है उसमें फ्लक्स नहीं बनेगा। तो एक फेस में कॉर्नर वाला पार्टिकल कितने फेसेस के थ्रू फ्लक्स बनाएगा? 3 फेसेस के थ्रू। भाई ऐसे समझना, ये शीट है, इस शीट के ऊपर आपने एक चार्ज रख दिया यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे। तो ये चार्ज को कैसे फील्ड लाइंस बनाएगा? ऐसे ना, कोई फील्ड लाइन शीट के अंदर से थोड़ी पास होगी, वो तो शीट को टच करके निकलेंगी ना। तो इसने इस वाले फेस में फ्लक्स नहीं बनाया ना, ठीक, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल होगी फेस को। ठीक, ओके सर, क्रिस्टल क्लियर। अब देखो, अगर सिंगल क्यूब की देखें, सिंगल क्यूब में फ्लक्स सिर्फ 3 फेसेस में से तो पास हो ही नहीं रहा है ना? देख रहे हो, 3 फेसेस में पास नहीं हो रहा है। 6 फेसेस होते हैं, तो सर 3 फेसेस में पास हो जाएगा। तो बेटा 8 क्यूब्स में कितने फेसेस से पास होगा? 8 क्यूब्स में सर 3 इंटू 8 यानी 24 फेसेस में से पास हो जाएगा। तो सिंगल फेस में, सिंगल साइड में कितना फ्लक्स बनेगा? सर टोटल में कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और वो हो रहा है 24 फेसेस में से पास, तो एक एक में सर फ्लक्स बनेगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। द क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन जेईई मेंस। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। क्या आपने को ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, 101%, कोई डाउट की वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। बिल्कुल 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 सर, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, ठीक 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 ठीक। देखो, इसको काउंट भी कर सकते हो ना, इस डायग्राम से ही काउंट कर लो। 1 2 3 4, फ्रंट वाला एक, बैक वाला एक, 6 ना। इसमें इस साइड पे भी 6, इस साइड पे भी 6, इस साइड पे भी 6, हो गए 24। ये देखो, एक एक साइड में फ्लक्स बताना है। क्या ये चार्ज एनक्लोज्ड है? नहीं सर, एनक्लोज्ड कहाँ है? अगर हम इधर से नज़र डालेंगे तो हमें तो दूर से दिखेगा। तो एनक्लोज करने के लिए क्या करोगे? एक ऐसा ही क्यूब सर इस साइड पे भी लगा देंगे, तब ये एनक्लोज होगा। बताऊँ मैं? ठीक है, एक मिनट, डायग्राम एक लेके आता हूँ मैं। ये देखो, ये है बहुत ही बढ़िया डायग्राम। देखो, इसमें हमने 2 क्यूब्स का सहारा लिया और उस चार्ज को छुपा दिया। ठीक, तो सर अब कितने क्यूब्स हमें ज़रूरत पड़ गए? सर हमें 2 क्यूब ज़रूरत पड़ गए। तो फ्लक्स कितना आया 2 क्यूब्स में से? 2 क्यूब्स में से सर फ्लक्स बना क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब में कितना बनेगा? 1 क्यूब। 1 क्यूब में सर बनेगा क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट डिवीजन बाई 2।
यानी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हो साइड में कितना बनेगा? देखो अगर हम इस क्यूब की बात करें ना, तो फ्लक्स सिर्फ इस वाले फेस से पास नहीं होगा, बाकी सारे फेसेस में तो पास होगा, 5 फेसेस में पास हो जाएगा। तो इस क्यूब में भी 5 फेसेस से पास होगा, इस क्यूब में भी 5 फेसेस से। अरे भाई दिमाग लगा ना, देखिए चार्ज इधर फ्लक्स बनाएगा, इधर पास होगा, नीचे वाले से पास होगा, फ्रंट वाले से और बैक वाले से, हो गए ना 5 फेसेस में। तो 1 क्यूब उसमें से सिर्फ 5 फेसेस में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो सर कितना फ्लक्स हो रहा है इंक्लूड? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 5 फेसेस में से, ठीक। तो 2 क्यूब्स में सर 10 फेसेस में फ्लक्स पास हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सर एक फेस में फ्लक्स बनेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 10, यानी क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है? एकदम सर क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। एक सेकेंड, मेरे पास कुछ और भी है जो मैंने, हाँ ये वाला सुनो। अब ज़रा ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है बेटा, इसको खुद से करना है। फिर बता रहा हूँ, मैंने दिखाने वाला होमवर्क है, नोट कर लो। क्या है होमवर्क में बताता हूँ, सुनो। वैसे ये तो मैंने ज़्यादा दे दिया आपको, इधर से ही बना कर दे दिया, बट कोई बात नहीं, आप कर लोगे, वैसे उसमें क्या ही है। अब देखो हमने कहाँ रखा है चार्जड पार्टिकल को? एज पे। एज का मतलब कुछ ऐसे, ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, हमने चार्जड पार्टिकल को एज के ऊपर रख दिया, यहाँ पे किसी भी एज पे। आपको बताना है अब फ्लक्स कितना बनेगा थ्रू द क्यूब एंड वन साइड। फ्लक्स कितना होगा पूरे क्यूब में वो बताओ, और फ्लक्स कितना होगा सिंगल साइड में वो बताओ, ठीक है। कर लोगे ना? देखो डायग्राम दी गई है, 4 क्यूब्स का यूज़ किया गया है एनक्लोज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लेना, होमवर्क है तुम्हारा, नेसेसरली इसको अटेम्प्ट करना, इजी है, कुछ खास बात नहीं है, लॉजिकल सिंपल आसान, बिल्कुल सर। अब सर चलो ठीक है, ये क्यूब वाले सवाल आएंगे सर, छोड़ो भी अभी इनको यार, क्या कर रहे हो सर, ठीक है क्यूब वाले से आगे बढ़ते। ये देखो, ये हमारे पास है बढ़िया क्वेश्चन। हमारे पास एक रॉड है जो बाहर है, ठीक, और स्फीयर के सेंटर से डी डिस्टेंस पे है। हमसे पूछा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। स्फीयर में फ्लक्स बताओ इफ डी इज लेस देन आर एंड इफ डी इज ग्रेटर देन आर, है ना, दोनों केसेस में। सॉल्व करेंगे, ट्राई करोगे खुद? ठीक है, करते हैं सॉल्व, है ना। चलो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, डी इज लेस देन ग्रेटर देन आर। डी इज ग्रेटर देन आर का मतलब ये रॉड है, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस आर है, और डी काफ़ी बड़ा है आर से, तो मतलब रॉड आउटसाइड द स्फीयर होगी। और अगर आउटसाइड द स्फीयर है तो स्फीयर में कितना फ्लक्स बनाएगी? सर स्फीयर में फ्लक्स बनाएगी ज़ीरो। जो ऑब्जेक्ट बाहर रखा हुआ है, जो चार्ज बाहर रखा हुआ है, वो फ्लक्स में थोड़ी कंट्रीब्यूट करता है। कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसका फ्लक्स में? ज़ीरो होता है सर, ठीक है। दूसरा पार्ट, डी इज़ लेस देन आर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्फीयर है और हम डी ले रहे हैं लेस देन आर, मतलब ऐसे करके, है ना, ये मेरे पास है आर, ये है सेंटर और रॉड के बीच की डिस्टेंस डी। तो सर ये देखो, ये है ये वाला केस। लेकिन इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स आया सर इसमें चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सर पूरी रॉड तो स्फीयर में आई ही नहीं। तो स्फीयर में कितनी रॉड आई? स्फीयर में तो सिर्फ ये वाला पार्ट आया रॉड का, सिर्फ ये वाला पार्ट। हाँ, तो इसकी वजह से कितना फ्लक्स बनेगा पहले पता करें, चार्ज कितना है स्फीयर के अंदर। जी सर पता करते हैं, लगाते हैं सर पता, उसमें क्या है, आपने तो बोला हुआ है, ठीक। मुझे बताओ एक चीज़, ये डिस्टेंस है ना कितनी होगी? इसको ध्यान से समझो, ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो तुम मुझे बोलोगे सिंपल सर ये तो रेडियस ही है, ये आर ही होगी। और ये डिस्टेंस समझ लो तुम एक्स है। ज़रा इसमें तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और ये डिस्टेंस एक्स भी यहाँ से कितना होगा? ठीक है, ये भी यही होगा, ठीक।
तो कितना पार्ट है लेंथ इनसाइड, कितनी लेंथ है इनसाइड में, वो है 2x, यानी वो है 2√r² माइनस d²। सो व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड? सर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है, अगर लैम्डा इसकी डेंसिटी है तो चार्ज विल बी लैम्डा इनटू लेंथ एनक्लोज्ड, यानी वो आएगा 2λ√r² माइनस d²। ठीक है सर, तो फ्लक्स बनेगा सर Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड सर देख लो 2λ√r² माइनस d² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सर खेल ख़त्म। हमें समझ आया कैसे निकालना है। हमने देखा रॉड का कितना पार्ट इनसाइड में है, ठीक, और हमने उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो वहां से निकला चार्ज, और चार्ज से हमने फिर फ्लक्स निकाला। ओह 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 ओह, सर ये तो बहुत आसान है। हाँ जी बहुत आसान है, चलें आगे चलें। बिल्कुल, देखो ये वाला सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक एक क्यूब है, क्यूब के एंड पे एक रॉड रखी गई है, समझ रहे हो ना, पिलर की तरह एंड पे लगाया गया है। आपको बताना है कि फ्लक्स कितना बनेगा थ्रू ईच फेस, ईच फेस में कितना फ्लक्स बनेगा। अब बताओ कितने क्यूब्स चाहिए होंगे इसको एनक्लोज करने के लिए। मुझे लगता है तुम्हें आइडिया आ गया है ना। ये यहाँ तक नहीं है, हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, ये यहीं तक है, गलत बनाया है क्वेश्चन में, ये यहीं तक है। अरे यार ये यहीं तक है, यहीं तक, ओहो यहाँ तक है ये, मतलब जितनी हाइट है ना क्यूब की उतनी ही है। तो इसको एनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब्स चाहिए होंगे, दिमाग दिमाग दिमाग, 4। क्यों? क्योंकि इस साइड पे एक लगाओगे तो दिखेगा, हाँ सर पीछे से देखने आओगे तो दिखेगा, तो सर ऐसे ही 2 और लगा लो पीछे। तो कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू एनक्लोज द रॉड। ठीक है सर, एनक्लोज द रॉड, रॉड को एनक्लोज करने के लिए 4 फेसेस की जरूरत, 4 क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी। और 4 क्यूब्स में जो फ्लक्स बनेगा वो होगा सर, अगर इसकी लेंथ हम लेंगे L, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन होगा, L है, लैम्डा इज द डेंसिटी, तो क्यूब्स में लेंथ आएगी लैम्डा L, दैट इज़ द चार्ज, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और सर एक एक क्यूब में, 1 क्यूब में जो आएगा दैट इज़ लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 4। तो सर वो आएगा लैम्डा L अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं क्लियर हूँ? बिल्कुल सर। अच्छा एक फेस में पूछ ले तो, जैसा पूछा हुआ है क्वेश्चन में, एक फेस में किस किस में ये फ्लक्स नहीं बनाएगा, दिमाग लगाओ, शांति से सोचो। पहले तो इस वाले में नहीं बनाएगा क्योंकि ये फील्ड लाइंस इसके टेंजेंशियल जाएंगी, इसमें भी नहीं बनाएगा, फील्ड लाइंस इसके भी टेंजेंशियल जाएंगी, इसमें भी नहीं बनाएगा, फील्ड लाइंस इसके भी टेंजेंशियल जाएंगी, और पीछे वाले फेस में तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा क्योंकि फील्ड लाइंस उसके भी टेंजेंशियल जाएंगी, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाएगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएगा तुम्हें पता है, आउटवर्ड्स बनाएगा, ठीक। तो सिर्फ कितने फेसेस में फ्लक्स बना, 2 फेसेस में से। तो सर एक क्यूब में 2 फेसेस के थ्रू फ्लक्स बनता है, और हमने लगाए हैं 4 क्यूब्स, तो 8 फेसेस के थ्रू फ्लक्स बनेगा। तो एक फेस में सर फ्लक्स आएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन, ये तो टोटल हुआ, डिवाइड करेंगे 8 से, लैम्डा L अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ आई? हाँ बिल्कुल सर। देखो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि थोड़ा इमेजिनरी है, 3 डिमेंशन है, थोड़ा इमेजिन करना है, बट चलेगा, है ना। ओके, ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, बड़ा अच्छा सवाल है, पढ़ो जरा। A wire of linear charge density lambda passes through a cuboid of length L, breadth B, height h। एक क्यूबाइड है जिसकी लेंथ L है, ब्रेडथ B है, हाइट h है, और लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेडथ ग्रेटर देन हाइट, इन सच ए मैनर दैट द फ्लक्स थ्रू द क्यूबाइड इज मैक्सिमम। उसके अंदर ना, क्यूबॉइड के अंदर हमने एक रॉड रख दी और उसको ऐसी पोजीशन में रखा, ऐसे रखा कि मैक्सिमम फ्लक्स बनने लगा, ठीक। और उसके बाद पोजीशन ऑफ वायर इज नाउ चेंज्ड, अब हमने वायर की पोजीशन को चेंज कर दिया, अब हमने वायर की पोजीशन को क्या किया, चेंज किया, ठीक, सच दैट कि फ्लक्स थ्रू द क्यूबॉइड इज मिनिमम। अब क्यूबॉइड में फ्लक्स मिनिमम है, पहले हमने रॉड को ऐसे रखा इनसाइड में कि फ्लक्स बना मैक्सिमम, फिर हमने ऐसे रख दिया कि फ्लक्स बना मिनिमम, तो मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स का रेशो बताना है। सर पहले बना तो लो क्यूबॉइड, ये रहा तुम्हारा क्यूबॉइड, ऐसे करके आड़ा टेढ़ा तिरछा मिर्चा क्यूबॉइड, ये रहा भाई तुम्हारा क्यूबॉइड, ठीक है। सर देखो लेंथ, ये ब्रेडथ और ये हाइट।
ज़रा मुझे बताओ, अगर तुम्हें मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो कैसे रखोगे? सॉरी मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो कैसे रखोगे, ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो कैसे रखोगे सर? हम देखो सर, अगर आप रॉड लेंगे ना जिस पे चार्ज पड़ा हुआ होगा लैम्डा, ये चार्ज पड़ा होगा कुछ है ना, और इसकी डेंसिटी होगी लैम्डा, तो सर इसका चार्ज होगा लैम्डा इंटू एल। अब लैम्डा तो कांस्टेंट है, एल एल क्या रिप्रेजेंट करता है? एल रिप्रेजेंट करता है एनक्लोज्ड लेंथ को, जितनी लेंथ क्यूब के अंदर आएगी। और सर हम इसको मैक्सिमम फ्लक्स पे रख देंगे, मतलब सबसे ऐसी पोजीशन चूज करेंगे कि मैक्सिमम लेंथ इनसाइड आ जाए, मैक्सिमम फ्लक्स बने। तो तुम नहीं बोलोगे मुझे सर कॉर्नर से उस वाले कॉर्नर पे रख दो, इस केस में सर मैक्सिमम लेंथ इनसाइड ही आएगी। हाँ बिल्कुल सर। और बॉडी, ये बॉडी डायगनल है ना, बॉडी डायगनल की लेंथ कितनी होती है? रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स कितना बनेगा? मैक्सिमम फ्लक्स दैट विल बी लेमडा, और जो लेंथ इनसाइड आ रही है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर हम मिनिमम पोजीशन पे रखना चाहेंगे तो मिनिमम कहाँ से रखेंगे? मिनिमम, ओहो हो सर, मिनिमम मिनिमम सर देखो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, हाइट सबसे छोटी है ना, क्वेश्चन में गिवन है लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ ग्रेटर देन हाइट, ये देखो सबसे छोटी हाइट है ना, तो सर इसी के अलोंग ऐसे रख दो, सबसे छोटी वाली साइड, ठीक है। तो इसमें कितना चार्ज आएगा एनक्लोज्ड? सर क्यू एनक्लोज्ड इज सिंपली लैम्डा इनटू एच। तो फ्लक्स कितना आएगा मिनिमम? मिनिमम आएगा लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, मैक्सिमम बाय मिनिमम निकालेंगे तो आएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच। हमारा आंसर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपॉन एच ही है। क्रिस्टल क्लियर? 101% सर, 101%। इसको कॉपी कर लो, ठीक है। मैं ना कुछ और क्वेश्चंस देने वाला था, कहाँ है? लिखे होंगे यहीं कहीं होंगे। ओके 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 ओके, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये हो गया। ये तो हमने लास्ट क्लास में करे हुए हैं, ये वाले भी कर लिए थे, ये वाले भी कर लिए थे, ठीक 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 ठीक। हाँ ये देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ज़रा इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ज़रा इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी जल्दी। इफ़ द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, अगर किसी फ्लक्स में किसी सरफेस में नेट फ्लक्स जीरो है, विच इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू स्टेटमेंट पॉइंट आउट करना है भाई, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर नेट फ्लक्स जीरो है सरफेस में तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नेट फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, कैन नॉट से। बताओ 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 बताओ, सिंपल है सिंपल है सिंपल है। चलें 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 चलें, टाइम दे रहा हूँ आपको, बताओ। देखो मुझे एक बात समझनी है, ज़रा तुम मुझे बताओ, अगर मान लो फ्लक्स किसी जगह ज़ीरो है, मतलब ऐसे ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। अब ये फ्लक्स कब ज़ीरो बनता है? पहला सिचुएशन ये है कि जब थीटा 90 हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, पहला सिचुएशन ये है, तब फ्लक्स बनेगा ज़ीरो। दूसरा ये है कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो हो तो ये पूरी टर्म ही ज़ीरो। तीसरा है सर, अगर एनक्लोज्ड चार्ज ज़ीरो हो तब भी बनेगा ज़ीरो, ठीक। अब चार्ज के बारे में यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है। दो सिचुएशन है, या तो थीटा 90 हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो हो। तो अगर किसी सरफेस में फ्लक्स ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी ज़ीरो, बिल्कुल। अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो भी सकता है। पहले सिचुएशन देखो, अगर थीटा 90 है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, ठीक है यार, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझो, मान लो तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में यहाँ एक चार्ज रखा गया है क्यू, है ना। तुम दिमाग लगाना, ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है? ऐसे करके, है ना। अरे है कि नहीं यार, जवाब तो दो। हाँ सर, बिल्कुल बना रहा है ऐसे करके। अब ज़रा ये एरिया वेक्टर बताओ मुझे, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर बताओ, इस वाले का, इस वाले का सर एरिया वेक्टर इधर आएगा डी ए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर किस एंगल पे है? 90 पे।
तो मुझे बताओ इस साइड पे फ्लक्स कितना बनेगा, 0। यहाँ देखो इसका एरिया वेक्टर सर इधर है और ये एंगल 90 है, ठीक। तो सर फ्लक्स 0। तो लेकिन समझो ना, क्या इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जब फ्लक्स 0 है, या हो सकता है नहीं भी हो। अच्छा, जब नहीं होगा फील्ड 0 तो मतलब रीज़न ये है कि अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी 0। ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, ये छोटा सा सवाल, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फ्लक्स व्हेन रॉड इज मूव नियर द क्यूब। जब इस रॉड को क्यूब की तरफ लेके जाएंगे तो हमें फ्लक्स का ग्राफ बनाना है। फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस। हाँ चलो, डिस्टेंस। जब तुम इसे नज़दीक लेके आओगे, व्हाट विल हैपन, मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द क्यूब। तो पहले तो फ्लक्स बढ़ेगा, और सोच के देखो जब ये रॉड इसके अंदर होगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि फ्लक्स ऐसे बन रहा होगा। कुछ टाइम तक फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जब ये रॉड इस साइड पे निकलना शुरू करेगी तो कम फील्ड लाइंस पास होंगी, फ्लक्स घटेगा, और बहुत दूर जब पहुंचेगा तो फ्लक्स 0 बनेगा। ये है फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। ओहो हो, क्लियर? ठीक है सर, ओके, समझ गए। ठीक है, एक आध सवाल और देता हूँ मैं। रुको 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 रुको, अपने को प्रैक्टिस होनी चाहिए, होल्ड होना चाहिए ना, तभी मज़ा आएगा ना चीज़ों में। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये रह गया था शायद। हाँ, ये देखो, क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास ना ये एक सरफेस है, ये 3 डिमेंशनल है, 2 डिमेंशनल नहीं है, 3 डिमेंशनल है। हमसे पूछा है कि आप बताओ विच इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, r2 स्क्वायर रूट ऑफ e1 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर रूट ऑफ e1 e2। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2, r2 अपॉन रूट ऑफ e2 इज इक्वल टू r1 अपॉन रूट ऑफ e1। ठीक, स्टेटमेंट नंबर 2। तीसरा स्टेटमेंट, r2 अपॉन रूट ऑफ e2 इज इक्वल टू r2 अपॉन रूट ऑफ e1 इज इक्वल टू r1 अपॉन रूट ऑफ e2। ठीक है, ये स्टेटमेंट। और डी, चलो डी है नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है ना, ओके। चलो, इसको कर सकते हो? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। बताओ चार्ज क्या है, क्यू नॉट। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ए। फ्लक्स कितना बनेगा ए सरफेस में? ए वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है E1 है, E1 इंटू एरिया। ए वाले का एरिया सर, उसकी रेडियस आप देखो ना, ए वाले की रेडियस R1 है, हेमिस्फीयर है, तो 2 पाई R1 स्क्वायर। और वो आ जाएगा सर, ए वाले में चार्ज है क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, क्लियर। व्हाट इज़ द फ्लक्स इन बी, दूसरे वाले में कितना फ्लक्स बनेगा? दूसरे वाले पे E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड सर, और एरिया आ जाएगा उसका 2 पाई R2 स्क्वायर, और वो हो जाएगा सर क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो फ्लक्स तो बराबर है, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। क्यों बराबर है? भले ही उनकी शेप अलग, ये साइज अलग अलग है, लेकिन चार्ज एनक्लोज्ड तो सेम है ना। तो ये आएगा E1 इंटू 2 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 इंटू 2 पाई R2 स्क्वायर। तो 2 पाई कैंसिल, E1 इंटू R1 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 इंटू R2 स्क्वायर। तो ये बनेगा E1 अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, कोई स्टेटमेंट सही है क्या? ठीक ठीक ठीक, फिलहाल मुझे इनमें से कोई स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है। ठीक, ओके। तो खैर ये है आंसर, जो भी स्टेटमेंट इनमें से सही है वो आप देख लो। ठीक है, इनमें से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके भाई, R2 स्क्वायर, हाँ ठीक है ठीक है, राइट 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 राइट, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। एनी इशू, कोई मसला नहीं है सर, कोई मसला क्या होगा, ये तो आसान है, आपने पढ़ा दिया, हो गया, हमें समझ आया, और क्या चाहिए, ज़िंदगी मस्त है। चलो भाई, देखो एक और सवाल। देखो, अगर ये मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस हेमिस्फेरिकल बाउल पे यहाँ एक चार्ज रखा गया है क्यू, मुझे बताना है इसमें फ्लक्स कितना बनेगा। तो क्या ये चार्ज एनक्लोज्ड है? नहीं सर, एनक्लोज नहीं है। आप देखोगे ना तो ऊपर से आपको दिखेगा। तो एक काम करते हैं, इसको एनक्लोज करते हैं, यहाँ से एक और स्फीयर बना लेते हैं, हेमिस्फीयर बना लेते हैं। फिर सर
पूरे स्फीयर में फ्लक्स आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और सर हेमिस्फीयर में आएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बकवास है सवाल। सिलेंडर है, बीकर, यहाँ एक चार्ज है क्यू, हमें फ्लक्स बताना है। ठीक है, तो सर अभी तो दिख रहा है, तो एक काम करो सर, ऐसा ही बीकर ऊपर से बना दो, फिर फुल बीकर में से हमें फ्लक्स दिखेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिंगल में दिखेगा सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2। सर क्या टाइम पास करवा रहे हो, हाँ टाइम पास ही है ये। ठीक है, ओके, क्रिस्टल क्लियर, गॉट इट, कोई डाउट नहीं है सर? इसमें क्या है सर, ये तो बहुत आसान है सर, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, कोई खास लॉजिक नहीं है। अरे क्या तुम कर पाओगे? बिल्कुल सर, हमने गॉस थ्योरम पढ़ा, ठीक है, लेकिन ये अगले क्लास में कंटिन्यू रहेगा। ठीक, चले मिलते हैं, टेक केयर।